ये उस दुख को इसलिए महसूस नहीं कर सकती कि ये सिर्फ एक औरत है। मां नहीं, लेकिन मैं अपना जुर्म अपनी मां की गर्दन पर नहीं डाल सकता। इनकी आंखों से बहते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं जनाबे वाला कि ये मुझसे मोहब्बत करती हैं, अपने प्यार को बचाना चाहती हैं। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली आप कौन होती है? कमाल, तुम नशे में हो? हाँ, मैं नशे में हूँ। मैंने शराब पी है। मुझे तुम्हारी मजबूरियों से कोई सरोकार नहीं है। डाकू का साथी भी डाकू होता है। ओ मेरी सजनी, ओ मेरी सजनी, तेरी नरगिसी आंखों में मंजिल का इशारा है। डरने की कोई बात नहीं है सलमान। फरीब, हमारी शादी तुम्हारी मजबूरी पर इस तरह पर्दा डाल देगी कि किसी को कानो कान खबर तक ना हो। यही तब देखो, क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? मैं तुम्हें सिर्फ एक ही नाम से जानता हूँ, कातिल। मेरे माँ बाप के कातिल। इससे आगे अपनी जबान से एक लफ्ज न कहना अशरफ। कल की कौसर मेरी मोहब्बत जरूर थी, लेकिन वो कल गुजर चुका है अशरफ। आज की कौसर तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी इज्जत है। मैं तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपने जीते जी तुम्हारी इज्जत का कोई हाथ नहीं आता। तेरे नैना बड़े चित चोर, गोरी तूने टूट। तुम्हें तलाक देता हूं। तुम्हें तलाक देता हूं। मैं अपनी जबान पर ऐसे अल्फाज लाते हुए शर्म नहीं आती। एजाज है हुस्न आवारगी का, जहां भी गए दास्तां छोड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और मुझे उन तमाम दोस्तों का मैं उनका ममनून हूं जो मुझे मैसेज भी करते हैं और इसमें तनकीद भी करते हैं और तारीफ़ी कुछ कलमात भी अदा करते हैं। मैं उन्हीं की रोशनी में ये प्रोग्राम तरतीब देता हूं। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जो सोशल मीडिया में तो चाहे वे हैं ही, दायरा गैर में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं। इनके वाले साहब वो बहुत अच्छे लिखने वाले भी थे जो निगार अखबार से ही वाबस्ता थे, बल्कि तमाम अखबारों में लिखते थे। मेरी मालूमात थोड़ी बहुत कम है, तो मैं क्यों ना उनसे डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो रईस भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जहमत की और मेरा इंटरव्यू करना है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं 2000 में अमेरिका गया और मैं वहाँ मुख्तलिफ़ शहरों में रहा। अब गुज़श्ता 14-15 बरस से मैं जॉर्जिया, रियासत जॉर्जिया में अटलांटा शहर में रहता हूँ और वहाँ से अक्सर आना रहता है। कुछ आखिरी बार 2.5 साल पहले आया था, लेकिन बीच में ये कोरोना की वजह से फिर मैं आ नहीं सका, तो अब ये 2.5 साल के वफ़े के बाद मैं आया हूँ। अच्छा। और यही सिलसिला। वहाँ आपकी क्या मसरूफियात हैं? अच्छा, वहाँ जॉब के अलावा? हाँ, जॉब के अलावा यह है कि मेरी कुछ अदबी सरगर्मियाँ हैं। मैं अफसाना निगारी करता हूँ, मेरी अब तक 3 आ चुकी हैं।
जिसमें से सबसे पहली भाटी गेट का रॉबिन घोष थी, फिर बेचैन शहर की पुरसुकून लड़की, और फिर तीसरी किताब जो मेरी आई थी वो थी ख्वाबों के बंद दरवाजे। इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास एक साहब को जाना था देने के लिए, तो पड़ी हुई है। हाँ। तो ये किताब मेरी आखिरी अफसाना की मजमूर की किताब थी। अब अगली किताब मेरी जो इंशाल्लाह आएगी वो अगले बरस मेरा इरादा है कि मई या जून 2022 में शाया होगी, और उसका नाम होगा बाज़ार मौसीकारा की जहांरा। अच्छा। और उसके अलावा मैं एक नावल भी लिख रहा हूँ, ख्वाबों में जागा हुआ आदमी। वो मैं लिख रहा हूँ। मैं अब तक मेरे हिसाब से वो 300 से 400 सफ़हात का नावल है। अब तक 100 सफ़हात उसके लिखे जा चुके हैं। अच्छा। और कुछ कम टाइम की कमी की वजह से मैं इस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं करूँगा शुरू दोबारा। जैसा कि मैंने कहा 100 पेज तो लिखे जा चुके हैं, वो 300 से 400 सफ़हात का वो नावल होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो 2023 में इंशाल्लाह मंजर आम पे आएगा। पता है जब रदीम साहब की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, तो आपने एक वहाँ पे तो स्टेज पे सबको हैरान कर दिया था। आपने अपने खून से रदीम साहब की तस्वीर बनाई थी। उस वक्त वो लोग सारे परेशान हो गए कि ये क्या हो गया है, ये कैसा जुनूनी परस्तार है। असल में मैं आज अच्छा है कि ये एक मौका मुझे मिला, ये बात हाँ, ये असल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अब तक लोगों को पता नहीं। असल में ये हम 2 दोस्तों का कारनामा था। हाँ। उसमें मैं अकेला नहीं था। मैं असल यूँ था कि मैं और मेरे एक दोस्त हैं उस्मान अंसारी। जी जी। अब भी वो मेरे दोस्त हैं। अभी मैंने 12 रबीउल वाले दिन का दिन उनके घर पे गुजारा है। अभी मैं यहाँ से उनसे ही मिलने जाने वाला हूँ। अच्छा। तो वो और मैं, असल में ये सारा आइडिया उनका था। अच्छा। उन्होंने ये सोचा कि इस तरह से कुछ किया जाए, तो हुआ ये कि कुदरत ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना खून पेश कर सकूं। तो वो हमारे एक दोस्त होते थे नदीम अहमद अंसारी, जी जी, जो इजहार काजी के चाहने वाले थे। जी जी। बहुत अरसे से मंजर आम से लापता है, पता नहीं कहाँ हैं। अगर वो ये प्रोग्राम देखे तो ज़रूर हमसे रब्ता, क्योंकि बहुत से लोग उनको तलाश कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी बात यहाँ से काट देता हूँ। मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही था कि मेरे वो दोस्त जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आजकल के हमारे नौजवान नस्ल है उनसे ना वाकिफ़ है, तो मैं चाहता हूँ कि वो उनसे भी वाकिफ़ हों कि देखें हम परस्तारों ने क्या क्या किया है। जी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो समझे कि मेडिकल फील्ड में थे, और वो जो लोगों का अब पता है ना अतियात लेते, तो वो उस तरह के कुछ कामों में थे। तो उन्होंने फिर ये लोग समझते किसी ने अपनी रग काटी होगी और ना खून दिया होगा, ऐसा नहीं हुआ था। वो हमारे, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया, हमारे दोस्त नदीम अहमद अंसारी, वो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता थे, तो वो जानते थे कि किस तरह से किसी का जिस तरह अस्पताल में खून लिया जाता है। तो उन्होंने, तो मैंने कहा था ना कि ये असल में उस्मान अंसारी ने सोचा था, लेकिन अब वो कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो खून मेरा उसमें इस्तेमाल हुआ, और उस हिसाब से आप ये समझें कि ये उनकी सोच थी। और प्रैक्टिकल एक होता है, थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल, तो थ्योरी उनकी थी, प्रैक्टिकल मेरा था। बहुत अच्छी तो ये 2 दोस्तों का था। बहरहाल वो दौर था, ये बात है 1992 की, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि उस दरमियान 28 साल बीत गए, तो वो एक अलग दौर था, नौजवानी का दौर था। आज माशाल्लाह मैं 52 साल मेरी उम्र है, तो उस ज़माने में मैं, आप ये समझे कि मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और मैं वो 20-22 साल उम्र थी। वो एज ऐसी होती है जिन्होंने, और फिर बेग साहब से एक बहुत लगाव था। तो फिर ये चीज़ हम एक समझे, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हुई, बहरहाल ये हो गई। अच्छा, उसके बाद बेग साहब ने आपसे रब्ता किया? नहीं, वो असल में ऐसा हुआ था कि बेग साहब को तो हमने उसी वक्त दे दी थी वो तस्वीर, और मुझे आज भी याद है कि जब हम बेग साहब को वो तस्वीर दे रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू थे। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उनको भी ये एहसास हो रहा होगा कि ये पता नहीं कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत। तो मुझे आज भी याद है उनकी आंखें भीगी हुई थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने, आज भी वो, उसके बाद तो मुतादिद बार मुलाकात हुई, तो जब भी मुलाकात होती है इसी हवाले से, मतलब वो फ़ौरन पहचान, वो आप मतलब उसमें अमर हो गए। मुझे उस्मान को वो बिल्कुल, मतलब
इस बात के हवाले से फ़ौरन पहचान लेते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि सिलसिले में निगार ने एक बाकायदा किरदारिया लिखा था। बिल्कुल 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 इलियास रशीद साहब ने। इलियास रशीद, अच्छा इसका भी एक छोटा सा किस्सा है। वो यूँ था कि अगले रोज़ इलियास बकायदा मुझे कॉल है, क्योंकि मैं इलियास साहब के रास्ते में था। जी। मैं निगार में 1983 से लिख रहा हूँ। अच्छा। मैंने निगार के लिए बेशुमार इंटरव्यूज़ किए हैं, अच्छा मज़ामीन लिखे, बहुत काम किया है मैंने उनके लिए। तो निगार के लिए ये मुझे मतलब फ़ख्र है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं किसी मकाम पे हूँ तो निगार की वजह से वो एक दर्सगाह है मेरे लिए, वहाँ से मैंने सीखा है। तो उन्होंने मुझे कॉल करके अपने दफ्तर सुबह बुलाया कि सुबह आप दफ्तर आएँ। तो मैं दफ्तर गया तो उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सबूत पहले इकट्ठे किए, क्योंकि किसी को सबसे पहले तो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये असली खून है या किसी ने लाल पानी से तस्वीर बनाई है। तो उन्होंने सारे शवाहिद इकट्ठे किए। नदीम अहमद अंसारी को भी बुलाया, अच्छा मुझे बुलाया, बिठाया, फिर उन्होंने पूरा इंटरव्यू किया कि ये कैसे हुआ, क्यों इस तरह से हुआ। इलियास साहब में ये थी कि वो किसी की सुनी सुनी बातों पे अमल नहीं करते थे, उन्होंने पूरी टू द पॉइंट और ठोस सबूत मांगते थे। बिल्कुल। तो अगले ही हफ्ते उन्होंने, ये मेरा नहीं ख्याल है कि आज तक किसी भी, मुझे दूसरी जगहों का तो नहीं पता, मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, हो सकता है कहीं इंडिया में या अमेरिका में ऐसा हो गया हो तो हो गया हो ना। तो मैंने ऐसा कभी कोई वाक़या सुना है कि किसी परस्तार ने अपने खून से कोई तस्वीर दी हो, ना ही मैंने ऐसा कोई वाक़या सुना आज तक कि फिर उसके ऊपर इदारिया भी लिखा। फिर अगले हफ्ते उन्होंने एक इदारिया लिखा, वो तस्वीर भी सफ़े अव्वल पे जो थी वो शाया हुई। तो बहरहाल ये वो एक कुदरत को एक समझे कि एक इवेंट बनाना था तो बन गया। आजकल पाकिस्तान में कुछ डिजिटल दौर आ गया है, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं। जी हाँ। जब अमेरिका में यहाँ से फिल्में जब रिलीज़ होती है तो वहाँ आपके क्या तासुरात होते हैं? ज़ाहिर है कि वहाँ इंडियन भी देखते होंगे उन फिल्मों को, वहाँ के मकामी लोग भी देखते हैं, तो उनके क्या तासुरात होते हैं और आपके क्या तासुरात हैं? बिल्कुल ऐसा है कि हमारे शहर में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी लोग होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी लोगों का रेशो पाकिस्तानी लोगों से कहीं बढ़कर है। जी। जैसे अगर आप ह्यूस्टन जाएं, ह्यूस्टन के शहर में पाकिस्तानी लोग ज़्यादा हैं बनिस्बत हिंदुस्तानी। अच्छा तो ऐसा है कि वहाँ चूँकि बतौर ख़ास उन इलाकों में जहाँ हम इन हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोगों की आबादी ज़्यादा है, सिनेमा में वहाँ पर भी मल्टीप्लेक्स होते हैं। जी 12 स्क्रीनें हैं, 10 स्क्रीनें हैं, कहीं 15 भी हैं। तो 16 तक होती हैं। तो वहाँ पर फिर 3-4 स्क्रीनों पे हिंदुस्तानी फिल्में चल रही होती हैं, और अमूमन पाकिस्तानी फिल्में तो बहुत कम ही आती हैं। तो मुझे याद है मैंने जब भी कभी कोई पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ हुई है तो वो ज़रूर देखी है। जैसे आखिरी फिल्म अगर मैं गलत नहीं तो जो मैंने देखी वो सुपरस्टार थी बेग साहब की, और उसके साथ ही एक और भी उसी के साथ ईद पे रिलीज़ हुई थी, वो भी बेग साहब की फिल्म थी, मैं नाम इस वक्त बोल रहा हूँ। तो वो 2 फिल्में एक ही साथ रिलीज़ हुई थी और मैंने वो दोनों फिल्में देखी थी। और उससे पहले जो, अच्छा मैं आपको एक और बताता हूँ, अमूमन क्या होता है कि जो हिंदुस्तानी फिल्में रिलीज़ होती हैं वो 1 हफ़्ता चलती हैं, बहुत अच्छी हो गई तो 2 हफ्ता चलती हैं। मैंने इससे ज़्यादा 2-3 हफ्तों से ज़्यादा मैंने कोई फिल्म चलते हुए नहीं देखी। लेकिन मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो एक ऐसी वाइड फिल्म है, क्योंकि मैं हुआ ये कि अब वहाँ की मसरूफियत कुछ मुख्तलिफ है यहाँ से, तो मैं चाहते हुए भी वो फिल्म देख ना पाया पहले दूसरे हफ्ते में। तो मैंने कहा तो उतर गई होगी। तकरीबन चौथे हफ्ते में मैंने, जब मुझे टाइम मिला तो मैंने चेक किया तो मैंने देखा वो भी लगी हुई। अच्छा। तो मैं गया, मैंने देखी, वो उस चौथे हफ्ते में भी फुल रश ले रही थी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझसे पीछे गोरे बैठे, आगे गोरे बैठे थे और पीछे हिंदुस्तानी लोग बैठे थे, इंडियन लोग बैठे थे। और वो तबसरा भी कर रहे थे कि यार मतलब वो आपको पता है वो कराची में शूट हुआ, कराची में शूट हुई, कराची के घर। तो मुझे आज तक याद है कि वो एक इंडियन लेडी कह रही थी कि यार वहाँ घर कितने अच्छे होते हैं। अच्छा। मतलब इतनी हैरत हो रही थी उसको देखकर, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी। क्योंकि देखिए, आप कहा जाता है कि आप भी सिनेमा से और फिल्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहा जाता है कि जो सिनेमा है ना वो सबसे मौसर तरीका है अपना पैगाम पहुंचाने का। बिल्कुल। अपने देखें, आप इस बात में चाहे कुछ भी कह लें,
हिंदुस्तानी फिल्में कितना बड़ा काम कर रही हैं। आप देखें जो फिल्मों, लेकिन एक और बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो फिल्मों में दिखता है ना वो होता नहीं है। वो नहीं है, इंडियन नहीं है। देखें वो जो हिंदुस्तान आप फिल्मों में देखते हैं वो हिंदुस्तान अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो आपको नजर से भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये देखें कि उनकी फिल्मों ने जो नहीं है वो दिखा के लोगों को इम्प्रेस किया कि इंडिया इतना मॉडर्न है उतना, लेकिन हम ये काम नहीं कर सके। हम ये काम नहीं कर सके। हमारा, मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं बरसों से 21 बरस हो गए मुझे कमोबेश अमेरिका में रहते हैं, तो पाकिस्तानी लोगों से भी मुलाकात रहती है, लेकिन साथ साथ हिंदुस्तानी लोग, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो इंडियन, बल्कि मेरे अपने हल्का अहबाब में ज़्यादातर लोग हिंदुस्तानी, क्योंकि वहाँ तादाद उनकी ज़्यादा है। तो मैंने ये नोट किया कि उनकी फिल्म उनके लिए एक ना सिर्फ एक उनके इमेज को बढ़ाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि वो जो अपने मुल्क से बाहर रहते हैं उनको भी। और दूसरी बात देखें, मैं बहुत अरसे से ये सब यहाँ पर भी गुजारी है ज़िंदगी। 31 बरस का था तब मैं पाकिस्तान छोड़ के गया हूँ। आज 52 बरस का हूँ, तकरीबन 21 बरस अमेरिका में गुजारी है। तो मैंने एक बात देखी, क्योंकि मैं जो बात आपको कहने जा रहा हूँ ना वो फर्स्ट हैंड तजर्बे से कहना। ये बात हालांकि मैंने उनकी फिल्में देखकर पहले नोट कर ली थी, लेकिन अब मैं 21 बरस से वहाँ रहता हूँ तो हिंदुस्तानी को फर्स्ट टाइम देखा। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, उन लोगों में अपनी चीज़ों से मोहब्बत और अपनी चीज़ों से फ़ख्र करना। हमारे लोग पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको तो अपनी चीज़ों से कोई, अपनी फिल्म है, अपनी मौसीकी है, अपने फ़नकार हैं, और उनकी, और वही लोग जो यहाँ इन्हें मरासी कह रहे हैं अपने फ़नकारों को, वो हिंदुस्तानी फ़नकारों को सर पे चढ़ा, वही अपने लोग। तो भाई ये क्या बात है? आप अपने लोगों की हौसला अफजाई करें। अगर अपने की हौसला अफजाई नहीं करेगा तो बाहर वाला कहाँ से करेगा? गैर कैसे करेगा? वहाँ के लोगों को तो अपने लोगों की भी सपोर्ट हासिल है, हमारी सपोर्ट भी हासिल है। अच्छा, उस दौरान की कुछ यादें आप शेयर करेंगे दोस्तों के साथ? देखिए, बात ये है कि मैंने फिल्मों का देखने का आगाज़ बिल्कुल बचपन से कर दिया था। वो इस तरह से मैं खुद नहीं जाता था, जाहिर है। मेरे वालिद साहब को फिल्मों का बहुत शौक था। वो तो स्पीड से थे। तो उनको, तो वो क्या करते थे कि जब भी, अच्छा उनकी बात थी जो मुझ में भी आई। अच्छा, वो जैसे अक्सर लोग होते हैं जो जिनको फिल्मों का शौक होता है तो अब जो लगी वो देखनी है, उनके साथ ऐसा नहीं था। वो मखसूस हिदायतकारों की फिल्में, जो मिसाल के तौर पर जो मुझे आज भी याद है, परवेज़ मलिक, एस सुलेमान, नज़रुल इस्लाम, इस तरह के हिदायतकारों की फिल्में जब आती थी ना तो वो ख़ास हमें, मुझे आज भी याद है कि मैं छोटा होता था, उनके पास उस ज़माने में अगर आपको याद हो होंडा 50 होती थी लाल की, जिसके आगे एक बास्केट लगी होती है। तो मैं छोटा था तो मेरे अब्बू मुझे बास्केट में डाल देते थे और वो ले जाते थे फिल्म दिखाने, और अम्मी पीछे बैठती थी छोटे भाई को लेकर, और हम फिल्म देखने जाते थे। तो मुझे जब तक मैं याद कर सकता हूँ, जो परवेज़ मलिक की पहली फिल्म जो मेरे जहन में आती है ना, वो आती, जो मैंने सिनेमा में देखी हो, वो मुझे परवेज़ मलिक की पहचान याद आती है। जो मुझे तो पहचान तकरीबन मेरा ख्याल है 1975 की, तो वो मेरी पैदाइश 69 की है। तो मुझे जो याद आ रही है, जो मैंने सिनेमा में अम्मी अब्बू के साथ देखी है, वो परवेज़ मलिक और नदीम की पहचान थी। और उसके बाद जितनी भी परवेज़ मलिक की फिल्म, अच्छा और मेरी याददाश्त में ये है कि वो सारी फिल्म हमने प्लाजा सिनेमा में देखी है। अच्छा, क्योंकि प्लाजा सिनेमा में वो सारी फिल्में रिलीज हुई हैं। राइट, उसके बाद मुझे जितनी भी परवेज़ मलिक और बेग साहब की, जिसमें हम दोनों हो गई, अच्छा, और बल्कि मैंने सॉरी गलत कह दिया, पहचान से भी पहले तलाश देखी थी। अच्छा, तलाश पहली फिल्म थी जो मैंने अब्बू अम्मी के साथ सिनेमा, जो मेरी याददाश्त में है। और टीवी पर पहली फिल्म जो हमने देखी थी ना, अगर आपको याद हो कि जो भुट्टो साहब के ज़माने में सुबह टीवी पर 11 बजे इतवार के दिन फिल्म आया करती थी, अरमान फिल्म मुझे याद है। मैं उस वक्त, उससे भी ये जो मैंने तलाश की बात की, उससे भी पहले की बात है। आप ये समझें कि ये बात है 74 की बात होगी। तो उस ज़माने में जो मेरी याददाश्त में फिल्म है वो अरमान है, और ये आपकी तलाश है। उसके बाद फिर मैंने जैसा कि कहा कि अब्बू, जो सबसे बेहतरीन फिल्म अब्बू ने दिखाई, जो मेरी भी आज सबसे फेवरेट फिल्म है, वो है
नजरुल इस्लाम की नहीं अभी नहीं। ओए क्या मुझे बात आज है। भी याद है वो- टीनेजर्स की पसंदीदा फिल्म। हाँ, तो उस वक्त में ये फिल्म रिलीज हुई है 1980 में, मैं जी, 11 बरस का था। हाँ। तो मुझे आज भी याद है, इतवार का दिन था तो अब्बू लेके हमको, हम खारादर में रहते थे, हाँ, पंजाबी क्लब खारादर में। पंजाब का हाँ। वहाँ से वो अपनी मोटरसाइकिल में बिठा के प्लाजा गए। तो जैसे हम प्लाजा पहुंचे ना तो वहाँ हाउसफुल का बोर्ड लगा होता। तो उन्होंने फिर अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी, हाँ। फिर हम गए लाइट हाउस। लाइट हाउस में मिल गई हमको टिकट। अच्छा। फिर हमने, मुझे आज भी याद है, अब्बू ने इतनी सारी मूंगफलियाँ ली। हाँ। फिर हमने, अम्मी ने और छोटे भाई, हम सब ने, छोटा भाई मुझसे 5 साल छोटा था तो मैं 10 साल का था, तो हाँ। 11 साल का, तो मेरा भाई 6 साल का था। जी, जी। तो हम सब ने वो मूंगफलियाँ खाते हुए वो सारी फिल्म देखी। हाँ। अच्छा, फिर नदीम साहब से की जो परस्तारियत है वो कब, वो कैसे शुरू हुई, उसके बाद में बड़ा दिलचस्प वाक़या है। उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो एक प्रोग्राम आया करता था रेडियो पाकिस्तान कराची से, हर रात आखिर शब 11:30 बजे शुरू होता था और 12 बजे ख़त्म होता था। ठीक और याद है। इस दौरान वो लोगों जो खत भेजते थे उनके नाम के, टंडोल लायर से, मीरपुर खास से, हैदराबाद से, वफ़ा कुनकुन नौशाद, वफ़ा नौशाद, आपको याद हाँ, है? याद है। बड़े मखसूस नाम होते थे। हाँ। तो जो हर प्रोग्राम में की फरमाइश, तो मुझे बड़ा, मतलब हमारे घर में, मैं छोटा था, मुझे नहीं याद है कि उस वक्त तक कोई देखी होगी, पर मेरे हाफजे में नहीं है। जी, जी। लेकिन गाने सारे मेरे हाफजे में, क्योंकि गाने ऐसी चीज़ है कि वो छोटे बच्चा भी सुनता है ना, देखें वो भी थिरकने लगता है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो वो गाने मुझे बड़े अच्छे लगते थे। तो इत्तेफाक से हुआ यूँ कि जो मुझे गाने पसंद थे, जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि चकोरी में गाना था, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हूँ, ये बहारें ये समा। हाँ। अच्छा, फिर मैंने एक और गाना मुझे बहुत पसंद था हद से ज़्यादा, वो रूना लैला का हमें खोकर बहुत पछताओगे। हमें खोकर बहुत पछताओगे, जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे, जब हम नहीं होंगे। तो मुझे बड़े पसंद थे इस तरह के ये गाने। तो हुआ ये कि ये तो 1-2 गाने मैंने कहे हैं आपको, उसकी तो एक लंबी लिस्ट है, मगर मैं बताने लगूंगा तो आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि वो सारे गाने, जब मैंने अपनी इंडिपेंडेंट फिल्म देखना शुरू की खुद से, अब्बू ने इजाज़त दी फिर एक टाइम पर आकर, उनको पता था कि ये इसको भी फिल्म देखने का शौक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन घर में बता के जाओगे और बता के जाओगे कौन सी फिल्म देखने जाता, ताकि कोई ऐसी फिल्म में चले जाओ कि 1 लाख तबाह हो जाए। तो बहरहाल, तो मुझे इजाज़त मिल गई। तो मैंने जब अपनी पसंद से फिल्में देखना शुरू की तो मुझे इतनी हैरत हुई कि मैं जो फिल्म मैं देखने जाता था ना, उसमें गाने जो होते थे ना, वही गाने होते थे जो मुझे रेडियो में पसंद, सुनने में पसंद आते थे, अब आंखों से देख रहे हैं। आंखों से देख रहे। अच्छा, एक और गाना जो मुझे, एक गाना है फिल्म आंसू का, तेरे बिना यूं घड़ियां बीती, वो मुझे इतना पसंद था। जैसे मैंने कहा ना, एक ये गाना तेरे बिना यूं घड़ियां बीती, उसमें से 2 वर्जन है। मुझे नूरजहां का वर्जन ज्यादा। मजबूरी दीवार बनी है, कोई भी मन साबित नहीं, ओ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती, जैसे हालांकि वो नूरजहां ने ऊंचे सुरों में बहुत अच्छे, मतलब एक मसूद दुराना, मसूद राना भी ऊंचे सुरों में, हाँ। और लेकिन मुझे जाती तौर पे नूरजहां की आवाज़, नूरजहां का बहुत ज़्यादा, मतलब उसके जो गाने के अंदर जो जज्बात और तासुरात है ना, वो तो नूरजहां की तो बात ही अलग है। मुझे वो वाला वर्जन ज़्यादा पसंद था। और इसी तरह से मुझे रूना लैला का हमें खोकर तुम बहुत पछताओगे, तो मुझे ये गाने जब मैं सुना तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे नशा हो रहा है। तो जब मैंने वो सिनेमा पे देखे स्क्रीन पर, तो मुझे बहुत, फिर मैंने ये नोट किया कि यार मैं जो गाना मैंने पसंद किया वो सब नदीम था। अच्छा, अगर नहीं भी है तो वह नदीम है ज़रूर। बिल्कुल। तो फिर धीरे धीरे वो देखता रहा नदीम की फिल्में। तो फिर धीरे धीरे मुझे बहुत मैं अगर सही कुछ देखे, मैंने तलाश वालिदैन के साथ देखी, उसके बाद पहचान देखी, उसके बाद हम दोनों देखी, और कुर्बानी देखी। तो ये सब सुपर फिल्म है। अच्छा, और हाँ, एक फिल्म तो मैं भूल ही गया। अबू जो दिखाने लगे थे वो थी आईना की कहानी ये थी कि एक दिन अबू आए घर से, और अपने काम से घर आए, मुझे कहा कि भाई ये पैसे लो और जाके बैम्बिनो सिनेमा में
बुकिंग करा के लाओ। अच्छा। तो मुझे आज भी याद है कि मैं बस में टावर से बल्कि हमारे खारदर में वो जो कस्टम हाउस है ना, वहाँ से कस्टमर्स के सामने बस स्टैंड था, तो मैं वहाँ से बस में बैठा। हाँ, मैं आया यहाँ पर बम्बिनो के पास, वो जो मतलब बस अंदर नहीं आती, नहीं, निशात सिनेमा के पास हाँ, उतारा और मैं भागता हुआ गया और टिकट लेके। तो मुझे आज तक याद है, ये 1977 की बात है। फिर अबू ले गए थे, वो जिंदगी दिखाने ले गए। जाने क्या खो गया है, नींद नहीं आती है। लो, तो ये सब मैंने कहा, मेरा अबू सिर्फ वो फिल्में देखते थे जो टॉप की फिल्म होती थी। अच्छा। वो मुझे आज नहीं याद है कि मैंने अपने अब्बू के साथ कोई ऐसी फिल्म देखी हो जिसको देखकर कहा ये क्या फिल्म है। मैंने मुझे वो सब क्लासिक जो अब्बू जो फिल्म दिखाने ले जाते थे ना, वो हमेशा मुझे आज याद है। और आज की क्लासिक, उनका टेस्ट बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि वो खुद राइटर भी थे ना, तो वो हमेशा अच्छी फिल्मों में अच्छी फिल्म है। तो वहाँ से आप नदीम के जी बरसदार हो गए। अच्छा, बाकी अदाकारों की कोई ऐसी फिल्म? हाँ देखिए, मुझे नदीम के बाद सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो वहीद बुराक पसंद। जी। खासतौर पर उनकी फिल्म अरमान, मैंने आप यकीन करें कि 2,500 से ज़्यादा देखी होगी, बल्कि उससे भी। ये तो मैंने कह दिया। होता है कि मैं अक्सर घर में बैठा होता हूँ, तो कुछ करने को, रात को काम से आया होता है तो थकन हो रही होती है, कुछ पढ़ने को भी जी नहीं चाह रहा था, हालांकि मैं पढ़ने का बहुत शौक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं अरमान लगा दूँ, मैं आईना लगा दूँ। ये वो फिल्म है आईना और अरमान जो मैंने 36,000 बार देखी होंगी, और पूरी। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 4 सीन जब लगाई तो फिर पूरी देखी। अच्छा, यही बात होती है। तो फिर उसके बाद मुझे मोहम्मद अली साहब भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मोहम्मद अली साहब की जो खास फिल्म जो मुझे सबसे ज़्यादा, अब हर आदमी की अपनी पसंद होती है, मुझे उनकी सबसे ज़्यादा फिल्म फूल मेरे गुलशन का पसंद है। झूठ है, क्या तो ये झूठ? मैं जानता था तुम्हें ये सुनकर दुख होगा, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था शायद। दुख बर्दाश्त करने का वादा किया था, क़यामत बर्दाश्त करने का वादा तो नहीं किया था। क्या बात है जी। वो उसमें जो उन्होंने लोगों को, बहुत जैसे लोगों को, इंसान और आदमी और इस तरह की। मैं अपने किसी एक प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ, मैं ये फिल्म अब नहीं देख सकता। पूरी मेरे कुछ नहीं कहा, कितनी वो जज्बाती फिल्म है, मैं खुद रो पड़ता हूँ। तुम्हें दिल पत्थर बनाना पड़ेगा नौशाबा। मैं तो इस दुनिया के साइंसदानों से पूछता हूँ, ये चांद को जेर करते हैं, ये मरीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ये मेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बचा सके। देखें, अभी मेरी आंखें नम हो रही हैं। मैं खुद क्योंकि उसमें जो उन्होंने, हालांकि उसमें नदीम भी है, उसमें मोहम्मद अली और वहीद बुराक भी है, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन काम जो है ना, मेरा एक वो है 3 फिल्में 3 फनकार, आप वो देखिएगा, ये रईस एंटरटेनमेंट में। जी। आप मैंने इन तीनों का ये जिक्र किया है। अच्छा। फिर शाहिद साहब की कोई फिल्म? शाहिद साहब की जो मुझे फिल्म पसंद है, आंसू। आंसू फर्स्ट फिल्म में आंसू पसंद है, और खुशबू। ये झूठ है, हाँ, जवानी में दादे ऐश देने वालों को बुढ़ापे में कहाँ याद रहता है। उन्होंने रात के अंधेरे में किस दहलीज पे ठोकर खाई, किस सेज की कलियां मसली, और कहाँ पेटियां छोड़कर चले आए। लेकिन जिसने इसका मुझे बाप बनाया है, ऐसी रात मुझे कोई याद नहीं। और बाज़ी हाल मुस्तकबिल। क्या बात है, ये मुझे बहुत पसंद है। अपना मैं हिदायतकार का नाम बोल रहा हूँ, हसन तारिक साहब की बहुत ही बेहतरीन फिल्म है वो, तो ये बहुत पसंद है। अच्छा, उमर आओ जान अदा। अच्छा, मुझे क्लासिक फिल्म है। हाँ, मुझे इसके अलावा पता नहीं क्यों फ्लॉप थी मूवी, मुझे दीदार भी पसंद है। इसके अलावा मुझे जो, अच्छा हाँ, मैं एक फनकार का जिक्र करना भूल गया। देखिए,
मुझे नदीम तो खैर पसंद है ही, वो अपनी जगह बात है। उस पर मैंने कहा उसके बाद मुझे वहीद मुराद पसंद है, लेकिन मुझे ना फैसल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना तूने चाहा मुझे कौन चाहेगा, तुझे मिला जीने का बहाना मिल गया। बहुत ज़्यादा पसंद है बिल्कुल। और फैसल की फिल्में मैंने मतलब जब, क्योंकि ये वो दौर था जैसे मैंने सबसे पहले उनकी नहीं भी नहीं देखी था, वो मेरे जहन में एकदम से घुस गई। उसके बाद फिर उनकी हर फिल्म मैंने देखी, जब तक वो कंटिन्यू अच्छी फिल्में 10-11 फिल्में है मेरा ख्याल है जो सुपर हिट रही हैं, एक से एक फिल्म। और सबसे अच्छी फिल्म, अच्छा वो भी फिल्म लेकिन फ्लॉप गई, बेकरार, जिसका इंडियन ने सेम टू सेम कॉपी किया। हाँ, फिर सैयद ने दोबारा चैन आयना के नाम से उसी को रीमेक किया है, वो नहीं देखी। ये बेकरार को रीमेक किया है, बेकरार को रीमेक किया, उसका गाने भी डाला है। और कोई ऐसी बात जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जब भी आता हूँ, और स्पेशली ये इस बार भी, बल्कि हर बार ही दोस्त अहबाब इस कदर मोहब्बत और प्यार से पेश आते हैं, इतनी मतलब इज़्ज़त देते हैं, इतनी मतलब, तो मैं आपके तवज्जो से, क्योंकि वही सब दोस्त आपका प्रोग्राम भी देख रहे हैं, तो इस बहाने इन सब का, अब मैं नाम एक एक का लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं सबका फ़र्दन बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत, इतनी मतलब अब ये समझे कि इज़्ज़त मोहब्बत देते हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किस तरह इनका शुक्रिया अदा करूँ। तो आपके इस इंटरव्यू के बहाने मेरा ये एक कर्ज अदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को, रईस एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिएगा, ताकि मैं इनकी रोशनी में अपने अगले प्रोग्राम बना सकूँ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।